आज हमारी जो चर्चा शुरू होगी वो चर्चा होगी 1918 के अंदर। अब प्यारों 1918 की जब हम बात करेंगे तो 1918 के अंदर गुजरात के अंदर दो आंदोलन हो रहे हैं। और गुजरात के अंदर दो आंदोलन कौन कौन से हो रहे हैं, उन गुजरात के दोनों आंदोलनों को याद रखना। गुजरात के अंदर एक तो हो रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। और दूसरे आंदोलन की बात करें तो दूसरा आंदोलन हो रहा है किसानों का खेड़ा सत्याग्रह। कौन से हो रहे हैं? दो, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1918 के अंदर ही हो रहा है खेड़ा सत्याग्रह। अब हम लोगों को इनमें से दोनों में से पहले किसको पढ़ना है, पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? तो प्यारों इन दोनों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो पहले जो हम लोग लेंगे वो पहले आ जाएगा हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आओ इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लगा दो, अहमदाबाद मिल मजदूर, मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब इस आंदोलन के कारण क्या थे? सबसे पहले तो समझ लो आंदोलन हो कह रहा है अहमदाबाद में। कौन कर रहे हैं? कोई मिल के मजदूर कर रहे हैं। मिल किसकी है? कपड़े बनाने की मिल है, वस्त्र बनाने, सूती वस्त्र की ये मिल है। तो 1918 के अंदर हो रहा है ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है प्यारों, अब 1918 के अंदर जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो रहा है, अब हमसे कोई पूछे कि आखिर में इस अहमदाबाद मिल मजदूर के जो कारण थे, उस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के कारण क्या थे? क्यों यहां पर अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों ने आंदोलन किया है? तो सबसे पहला कारण हम लोगों को मिलता है कि अहमदाबाद के अंदर, पूरे भारत के अंदर हालांकि उस समय एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। और वो जो प्लेग नामक बीमारी फैली थी, उस बीमारी के लड़ने के लिए, उस बीमारी से इलाज करवाने के लिए अंग्रेजों ने काम करने वाले मजदूरों को फ्लैग का बोनस देना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अब जब बीमारी खत्म हो गई तो मजदूरों को फ्लैग का बोनस कर दिया है बंद। अब मजदूरों ने कहा आप तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हो, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, इस तनख्वाह से हमारा काम चल नहीं रहा है। पहले तो आप बोनस दे देते, उससे जैसे तैसे हम अपना काम चला लेते थे, लेकिन अब हमारा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। तो आप हमको जो बोनस दे रहे हो उस बोनस को बंद नहीं किया जाए, वो बोनस हमारा क्या हो, कंटिन्यू हो। तो पहला कारण बता दिया गया है कि वो जो फ्लैग का बोनस है, वो फ्लैग का बोनस बंद नहीं किया जाए। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उस फ्लैग के बोनस को बंद कर दिया। प्यारों एक शब्द अभी मैंने बोला है, और मैंने क्या बोला? महंगाई जो थी वो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई के अंदर वृद्धि हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये भी एक समस्या हो गई। उल्टा मजदूरों का वेतन जो था, वो मजदूरों की सैलरी बहुत कम थी, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, और मजदूरों का जो वेतन था, वो वेतन क्या था? वो मजदूरों का वेतन था बहुत कम। तो मजदूर चाहते थे, मजदूर अपने मजदूरों के वेतन में वृद्धि करना चाहते थे। मजदूर चाहते थे हमारा वेतन जो है वो वेतन क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि मजदूरों का वेतन उस समय क्या था? मजदूरों का वेतन था उस समय बहुत कम, बहुत कम वेतन है। तो मजदूर चाहते हमारे वेतन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। और प्यारों चौथा कारण देखें तो इसमें जो काम का समय था, उस काम के समय की कोई सीमा नहीं थी। काम का समय कैसा है? काम का समय अनिश्चित है। कैसा मिल रहा हम लोगों को काम का समय? अनिश्चित, यानी आना कब है वो हम तय करेंगे, जाना कब है वो आप, आना कब है वो तो तय है कि सुबह 7 बजे क्लास के अंदर आ जाना है, लेकिन छुट्टी कब होगी कोई भरोसा नहीं है। छुट्टी दोपहर में 12 बजे भी कर सकते हैं, शाम को 4 बजे भी कर सकते हैं, रात को 8 बजे भी कर सकते हैं, और रात को 10 बजे भी कर सकते हैं। बस आना तुम्हारे हाथ में, आ जाओ, और आने के बाद में जाओगे कब वो हम तय करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप आ गए और आने के बाद जाओगे कब, वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो हम डिसाइड करेंगे। ये तो मामला बुरा हो रहा ना। चलो कोई बात नहीं, आप बहुत बढ़िया तनख्वाह दे दो, और उसके बाद जब आप कहोगे वही जाएंगे। तो तनख्वाह तो क्या है, बहुत कम है, और काम आप बहुत ज्यादा करवा रहे हो। ये तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी किसानों की? तो ये किसानों को तकलीफ होगी। तो इधर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। अब प्यारों जैसे ही आंदोलन प्रारंभ किया है, महात्मा गांधी को बुलाया, आप आओ
और आकर हमारा क्या करो यहां पर 7-2। तो इस प्लेग के बोनस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मिल मजदूर तो कह रहे दो और मिल के मालिक कह रहे हम नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में अनशन प्रारंभ कर दिया। अब प्यारों एक डेट याद रखना, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल शुरू की है और महात्मा गांधी ने ये जो अनशन प्रारंभ किया है, ये अनशन प्रारंभ कब किया जा रहा है? ये अनशन प्रारंभ किया जा रहा है 15 मार्च 1918 को। कब हो रहा है? 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया, खाऊंगा ही नहीं, भूखा रहूंगा। अब यहां 15 मार्च 1918 को अनशन हुआ। गुजरात के 2 मिल मालिक, वो मिल मालिक भी गांधी जी के साथ में आ गए। और यहां गांधी जी के सहयोगी कौन है? तो अहमदाबाद के अंदर हम लोग बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहेंगे? 2 व्यक्तियों का नाम यहां पर देख लो। कौन कौन से 2 व्यक्ति आएंगे? नंबर 1 सबसे पहले नाम आ रहा है अंबालाल साराभाई। ठीक है, एक तो अंबालाल साराभाई आ गए, ये मिल मालिक थे। और दूसरा कौन आगे? कमेंट्स करके बताओ। अब आप कहोगे सर कैसे करें कमेंट्स? अरे भैया एक मानसिक रूप भी होता है और ईमानदारी से आज आप सही सही कमेंट्स करोगे और अगली जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास के अंदर आप लिख लो अभी से कि सर हमने बिल्कुल सही सही कमेंट्स किया था, आपने जो ये चीजें पूछी थी ना, तो हमने बिल्कुल सही सही कमेंट्स किया था, हमने बिल्कुल भी रोंगस्टी नहीं खाई। रोंगस्टी का मतलब जानते हो क्या होता है? चीटिंग। हमने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की। तो दूसरे यहां पर क्या होगा? दूसरे यहां पर होगा अनुसुईया बहन। दूसरे यहां पर क्या हो गया? अनुसुईया बहन। अब आप कहोगे सर आपने तो बहन लिखा ही नहीं, बहन लिख दिया। अरे प्यारों, गुजरात के अंदर बहन को बहन ही कहते हैं, है ना? दया बहन बोलते हैं ना, दया भाभी को दया बहन, तो ये दया बहन कहा जाता है। अब प्यारों यहां से एक प्रश्न बनेगा, और यहां से प्रश्न क्या बनेगा? आपसे कोई पूछ ले कि गांधी जी की भारत के अंदर पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? तो महात्मा गांधी भारत के अंदर पहली बार भूख हड़ताल कर रहे हैं, और महात्मा गांधी भारत में पहली बार जो भूख हड़ताल कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। और यहां से प्रश्न बनता है कि यह महात्मा गांधी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल की है वो भूख हड़ताल 15 मार्च 1918 को की है। और किसके सपोर्ट में की है? तो इन अहमदाबादी के अंदर जो मिल मजदूर है, उन अहमदाबादी के मिल मजदूरों के सपोर्ट के अंदर की है। प्यारों टाइम देख लो यहां पर, कौन सा टाइम है? कल हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था 1917, कौन सा टाइम था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यह टाइम भी कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। गांधी जी कौन है? अंग्रेजों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सहायता करने वाले। इसीलिए गांधी जी को कौन सी उपाधि मिल रही है? बोलो ना, केसर ए हिंद की। कौन सी उपाधि मिल रही है? केसर हिंद की उपाधि मिल रही है। यहां तक तो मामला ठीक ठाक चल रहा है। गांधी जी का खूब सम्मान कर रहे हैं अंग्रेज, गांधी जी जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। और अंत के अंदर निर्णय लिया गया कि भैया मजदूरों को 35% बोनस जो है, वो मजदूरों को 35% बोनस हम देंगे। पूरा तो नहीं देंगे, लेकिन जितना दे रहे थे उसका 35% जो है वो मजदूरों को मिल जाएगा। और अंत में क्या निर्णय हुआ? अंत में मजदूरों को 35% बोनस देने का
निर्णय किया गया। कितना बोनस दिया जाएगा? 35% बोनस मजदूरों को अब मिल जाएगा। वाह गांधी जी वाह, कमाल कर दिया तुमने, तो बड़ा अच्छा काम तुमने किया है। यहां पर भी तुम्हारी क्या हो रही है? जीत हो रही है। अब खेड़ा वाले कह रहे हैं कि इधर अकाल पड़ा है, हमारी भी तो स्थिति देखो, हमारी तो बारे में थोड़ा सोचो। आओ तो अब तुमको ले चलता हूं खेड़ा के अंदर। कौन कौन तैयार हो खेड़ा चलने के लिए? जैसे लाइव क्लास के अंदर हाथ उठाते हो ना कि हाँ हाँ हम तैयार है खेड़ा के चलने के लिए, ऐसी आज भी तुमको हाथ उठाना है और ऐसे हाथ उठा उठा कर बताना है कि हाँ सर हम खेड़ा चलेंगे, हम खेड़ा चलेंगे, हम खेड़ा चलेंगे, हमको खेड़ा ले चलो। तो प्यारों, खेड़ा सत्याग्रह का समय देखें। खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा सत्याग्रह का समय भी हो रहा है 1918 के अंदर ही। कहां है? ये भी अहमदाबाद के अंदर है। अब मेरी बात को सुनो। अब गांधी जी गुजरात की जो किसान सभा है, उस गुजरात की किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किसानों की समस्या का जिम्मा किसके ऊपर आएगा? जो गुजरात की किसान सभा का अध्यक्ष होगा। और गुजरात की किसान सभा का अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को आते ही बना दिया गया है। जो गुजरात की किसान सभा है, उस गुजरात की किसान सभा के अध्यक्ष। तो गुजरात किसान सभा के जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो गुजरात किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कौन होंगे प्यारों? यहां पर आ जाएंगे महात्मा गांधी। गांधी जी को गुजरात किसान सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि खेड़ा के अंदर ये जो आंदोलन हो रहा है, तो खेड़ा के इस आंदोलन का आखिर जो कारण था, वो कारण क्या था? कारण यही था, खेड़ा बंबई प्रांत का भाग था, गुजरात के अंदर आता है। और गुजरात उस समय किसका भाग था? बंबई प्रांत का भाग था। यहां पर एक अंग्रेजों ने भू राजस्व का एक सिस्टम लागू किया है और रेवेन्यू इकट्ठा करने का, टैक्स इकट्ठा करने का जो यहां खेड़ा के अंदर सिस्टम था, वो सिस्टम था स्थायी बंदोबस्त। उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। यानी जो टैक्स आपके ऊपर लगा दिया है वो फिक्स रहेगा। जैसे मान लो कि आप पर 100 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। अब आप पर ये 100 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। अब आपके चाहे कमाई 500 रुपए की हो, चाहे कमाई 10 रुपए की हो, आपको तो क्या करना पड़ेगा? ये 100 रुपए मुझे पे करने हैं तो करने ही है। अब आप कहीं से ला कर दो, ये आपकी समस्या। 500 रुपए कमाई हो गई तो अभी आप मुझे 500 में से 100 दो। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं कि 500 हो गए तो अब मुझे ला 300 रुपए दे, नहीं, 100 रुपए देना है। और अगर आपके 0 कमाई हुई तो अभी मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे 100 रुपए चाहिए ही चाहिए। अब यहां कारण क्या है? यहां पर कारण यही रहेगा कि खेड़ा के अंदर पड़ गया है अकाल, और अकाल की वजह से किसानों की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई है और इस कारण किसान राजस्व नहीं चुका पाए। तो हम लोग बात करें खेड़ा में, खेड़ा में क्यों सब जगह पड़ गया अकाल? यूं लिखो ना सीधा, अकाल के कारण, अकाल के कारण किसानों की फसल, किसानों की फसल खराब हो गई, खराब हो गई तथा खराब हो गई इस कारण, खराब हो गई इसलिए वे अंग्रेजों को राजस्व नहीं चुका पाए, राजस्व नहीं चुका पाए, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। और अंग्रेज जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? उनसे टैक्स ले रहे हैं। तुमको तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, कहीं से ला कर दो, हमको कोई जांच, कोई हमको बात नहीं सुननी, हमको तो क्या करना है? टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स चाहिए, हमको तो लाकर दो, दो और दो। ठीक है भाई। अब गांधी जी को बुलाया गया, आओ गांधी जी, ये हमारे साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। गांधी जी ने कहा ये तो अन्याय कर रहे हो आप किसानों के साथ में, ऐसे कैसे टैक्स ले सकते हो? तो गांधी जी ने कहा गुजरात में कोई है क्या जो हमारा साथ देगा? तो यहां पर एक सहयोगी संस्था मिल रही है, और यहां पर सहयोग कौन कर रहे हैं? तो यहां पर सहयोग के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों को एक सहयोगी संस्था मिलती है। उस सहयोगी संस्था का नाम क्या है? उसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया। याद रखना,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो हो गई सहयोगी संस्था, और इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, और इसके सदस्य कौन है, तो इसके सदस्य के बारे में बात करें, इसके सदस्य आ रहे हैं विट्ठल भाई पटेल। कौन आ रहे हैं, इसमें आ गए हैं विट्ठल भाई पटेल, ये पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। अब एक तो ये आ गए, और इनके साथ में आ रहे हैं इंदुलाल याग्निक, एक व्यक्ति का और नाम आएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदुलाल याग्निक। ये दोनों महात्मा गांधी का सहयोग कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी ने कहा यार अंग्रेज झूठे हैं कि किसान झूठे हैं, दोनों में से कौन झूठे हैं, जांच तो करो, पता तो लगाओ, क्या पता अंग्रेज झूठे हो और क्या पता ये किसान झूठ बोल रहे हो, किसानों की स्थिति एकदम सही हो और क्या पता इनका टैक्स देने का मन नहीं कर रहा हो इसलिए ये झूठ बोल रहे हो। तो दोनों में से कोई तो एक झूठा है, दोनों तो सच नहीं बोल रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल को बुलाया गांधी जी ने, ओ विट्ठल भाई इधर आओ। विट्ठल भाई बोला हाँ मोटा भाई शू थयो, बोला शू थयो, जांच करो, बोला किसकी जांच, इन किसानों की स्थिति की जांच। तो विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी ये दोनों किसानों की वास्तविक स्थिति को जांचने के लिए एक सर्वे कर रहे हैं और एक जांच कर रहे हैं, और जांच करके पता कर रहे हैं किसानों की स्थिति सही है कि नहीं है। और उस जांच में इन्होंने पाया कि बेचारे किसान तो मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टैक्स के लिए पैसे कहां से लाएंगे। गांधी जी ने और विट्ठल भाई पटेल ने सर्वे करने के बाद मना कर दिया, ना 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 तुमको टैक्स नहीं देना है। आओ हम लोग बात करते हैं और हम लोग देखते हैं विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल व महात्मा गांधी, व महात्मा गांधी, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने किसानों की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए, किसानों की जो रियल कंडीशन थी उन किसानों की वास्तविक स्थिति को जांचने के लिए, स्थिति की जांच हेतु सर्वे किया तथा उसमें किसानों की स्थिति को देखकर, किसानों की स्थिति को देखकर किसानों को कर न देने का कहा। क्या कहा, तुमको टैक्स नहीं देना है, किसानों को कर देने से मना कर दिया। ना तुम किस बात का कर दोगे, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। अब अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा, बुड़बकों नालायकों बकलोली करते हो तुम, यहां पर किसान तो मर रहे हैं, किसानों की स्थिति तो खराब है और तुमको टैक्स चाहिए, कहां से लाकर देंगे ये बेचारे टैक्स, इनके पास में टैक्स देने जैसी स्थिति नहीं है, ये टैक्स नहीं दे पाएंगे। अंग्रेजों ने कहा ये कौन सी बात हुई, आप सबको क्यों मना कर रहे हो गांधी जी, सारे किसान तो एक जैसे नहीं है, कुछ तो बहुत संपन्न और कुछ की स्थिति में हम मानते हैं कि खराब है। तो अंग्रेजों ने भी कहा कि देखो केवल और केवल जो टैक्स दे सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम उन्हीं लोगों से टैक्स लेंगे जो हमको टैक्स दे सकते हैं। तो ऐसे में अंग्रेजों ने भी एक घोषणा कर दी, और अंग्रेजों ने केवल जो सक्षम किसान थे, जो सक्षम किसान थे उन्हीं से कर लेने की घोषणा कर दी, कर लेने की घोषणा की। जो दे सकते हैं अब उनसे ही लेंगे, जो नहीं दे सकते उनसे हम कर नहीं लेंगे। वाह वाह गांधी जी, वाह वाह, गजब, तुमने तो यहां पर भी क्या कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया, मुकेम्बो खुश हुआ। यहां पर भी तुमने क्या किया, अच्छा काम कर दिया। अब यहां तक तो अच्छा काम होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये समय कौन सा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है। और प्यारों अब आगे जो घटना आ रही है वो आगे घटना देखो, 1914 से लेकर 1918 इस दरमियान चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और 1918 के अंदर प्रथम विश्व
युद्ध। और 1918 के अंदर क्या हो गया, तो 1918 के अंदर ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये प्रथम विश्व युद्ध क्या हो रहा है, ये प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है अब समाप्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड 1918 के अंदर खत्म हुआ, 1919 के अंदर इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और 1919 के अंदर असली रंग दिखाया 3 रूपों के अंदर। कौन कौन से 3 रूप होंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों का साथ दिया है, खूब साथ दिया हमारे भारतीयों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो हमको एक इनाम दे रहे हैं अंग्रेज, और इनाम क्या दे रहे हैं? एक कानून के रूप में। और क्या इनाम दिया? हमने उनकी मदद की। सांप को कितना ही दूध पिलाओ, सांप क्या करेगा प्यारों? जहर उगलने का काम ही करेगा। दुर्जन व्यक्ति का कितना ही भला कर लो आप, वो कभी भी आप लोगों को उसके प्रतिफल के अंदर अच्छा ही नहीं दे सकता, वो बुरा ही करेगा, वो बुरा ही करेगा। यही हो रहा है। और अंग्रेजों का हमने गांधी जी के कहने पर खूब सपोर्ट किया है, लेकिन बदले में हमको एक कानून दे दिया हमारे दमन करने के लिए, रॉलेट एक्ट। और साथ ही साथ जो हारे हुए राष्ट्र थे, उन हारे हुए राष्ट्रों के ऊपर अपमानजनक संधियां थोपते हुए मुसलमानों का जो धर्मगुरु था खलीफा, उस खलीफा की उपाधि को खत्म कर दिया। तो कौन सा आंदोलन हो रहा है? फिर एक आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और प्यारों, जब हम इस रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, और रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, तो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर हमारे कई सारे साथियों के ऊपर वो जनरल डायर आकर गोली चला देगा। तो एक कांड घट जाता है 1919 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा कांड हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो रहा है, इसको भी याद रख लेना। आओ सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं 1919 रॉलेट एक्ट के बारे में। इस रॉलेट एक्ट को हम लोग देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, और इस रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर एक आंदोलन हो रहा है। सबसे पहले देखो ये रॉलेट एक्ट क्या है। एक व्यक्ति जिसका नाम है सर सिडनी रॉलेट, और सिडनी रॉलेट को अध्यक्ष बना दिया गया, एक कमेटी बनी गई, एक समिति बनी गई, इसका नाम है सेडरेशन समिति। और उस सेडरेशन समिति का गठन हो गया, और सेडरेशन समिति ने कहा, सेडरेशन समिति को एक जिम्मा दिया गया, एक काम सौंपा गया, और उसको कहा गया देखो तुम्हारे लिए एक काम है, और काम क्या है? भारत के अंदर ये भारतीय लोग हमारे अगेंस्ट आंदोलन शुरू कर चुके हैं, और इन भारतीयों ने हमारे अगेंस्ट जो आंदोलन शुरू किया है, तो अब इस आंदोलन को हम लोगों को कुचलना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो हमको कैसे ना कैसे करके क्या करना है? इस कानून को समाप्त करना है। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली जो समिति, उसने कहा ठीक है, इसके लिए हम आपको एक उपाय देते हैं। बोला क्या उपाय? बोला एक ऐसा कानून बना दो जिस कानून के अंदर ना तो वकील, ना कोई अपील, और ना कोई दलील। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है, सीधा उठाओ उसको घर से, और 2 साल के लिए क्या कर दो? जेल के अंदर डाल दो। पड़ेगा जेल के अंदर, सड़ेगा जेल के अंदर, पड़ेंगे डंडे, उसके चुपचाप बैठा रहेगा, राष्ट्रवाद दिमाग के अंदर से निकल जाएगा। ये राष्ट्रवाद का कीड़ा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यही काम करो तुम, यही काम करो। ये काम करते हैं, बड़ा ठीक रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलो फिर ये काम करने के लिए चल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इस रॉलेट एक्ट, तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट के अंदर एक समिति का गठन करते हैं। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है। कमेटी का नाम क्या है? सेड्रल समिति। कौन सी कमेटी बनी है? ये सेडिशन समिति, सेडिशन समिति का गठन
किया गया। ठीक है, क्यों गठन किया गया है? तो अभी हम लोगों ने एक काम बोला था, और इस समिति को भारतीयों का जो आंदोलन हो रहा है, वो भारतीयों का आंदोलन जो था उस आंदोलन को कुचलना है, और कुचलने के लिए कानून बनाना है। तो इस समिति द्वारा भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, कौन सा कानून है? तो वो जो कानून है, उसी कानून का नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। या इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आतंकवादी अपराध अधिनियम। इसको क्या कहा जाता है? आतंकवादी अपराध अधिनियम। ठीक है, अब ये कानून बन गया। कब बना? ये कानून बना है फरवरी 1919 के अंदर। ठीक है, बनकर तैयार हो गया 18 मार्च 1918, और 18 मार्च 1918 को क्या कर दिया? इसको पारित कर दिया गया है। 18 मार्च 1918 को इसे पारित कर दिया गया। अब प्यारों, ये जो कानून देखें, ये रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट था कैसा, किस प्रकार का कानून था? तो इस कानून के बारे में बात करें। रॉलेट एक्ट, ये कानून कैसा कानून है? इस कानून को जान लो। तो शक के आधार पर, अगर आपको किसी पे शक हो गया है, तो शक के आधार पर भारतीयों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के 2 साल तक जेल में डालने का प्रावधान इसमें था। केवल शक के आधार पर क्या करो? अरेस्ट करो, और शक के आधार पर अरेस्ट करके सीधा 2 साल के लिए क्या कर दो? जेल के अंदर इनको डाल दो, 2 साल तक। अब इस कानून के तहत तो आप किसी को भी क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। देखो, मैं थोड़ी सी पॉलिटी की बात करूं तो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, अपने मौलिक अधिकार पढ़ते हो, और मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, ये दोनों किसके लिए हैं? बता सकते हो आप मुझे? अब आप कहोगे हम तो खूब बता देंगे, लेकिन आप देखोगे कैसे? मैं आपके मन में आकर देख रहा हूं कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। अब आप कहोगे सर नाम बताओ। क्यों नाम बताओ? तुम्हारे मन के अंदर भी, तुमको भी पता चल रहा है क्या? हाँ, मैं गलत बोल गया, मेरा नाम ही लेते अगर आज होता, मैं कमेंट्स करता तो। अभी देखना, मैं सही बताऊंगा, और सही बताने के बाद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, ये दोनों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को जो कानून अधिकार, जो अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों की बात करते हैं। वो कहते हैं गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी वारंट दिखाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में लेके जाओ। एक गलती के लिए एक ही सजा दी जाएगी, और वो भी सजा उसी कानून के समय मिलेगी जिस समय उसने वो गलती की है। जैसे मान लो आज कोई किसी का मर्डर कर दे, और मर्डर के लिए जो सजा होगी वही सजा मिलेगी। कल को मान लो मर्डर करने वालों को फांसी दे दे, तो वो उस सजा उसको नहीं मिलेगी, जो कल मर्डर करेगा उसको दी जाएगी। आज उसने जो गलती की है और उस समय जो कानून बना है, उसी कानून के अनुसार क्या किया जाएगा? इसको सजा देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इसके साथ में और किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी दूसरा काम नहीं किया जाएगा। यही प्रावधान जो है, यही प्रावधान उस समय रहेगा। ठीक है, तो सभी भारतीयों ने क्या कहा? इसका हम लोग करेंगे विरोध। ये जो था वो हमारे लिए एकदम सही नहीं है, ये कानून हमारे लिए सही नहीं है। तो इस समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू क्या कह रहे हैं?
मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को क्या कहा, रॉलेट एक्ट के बारे में क्या कहा? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा ये तो बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, इसमें कोई वकील नहीं है, बिना वकील व बिना दलील वाला कानून है, बिना दलील वाला कानून बताया या कहा। कैसा कानून है ये? तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून है। फिर महात्मा गांधी इसके बारे में क्या विचार रख रहे हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा, नालायकों, मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया और बदले में तुमने हमको क्या दिया? ऐसा काला कानून। तुम्हारा कानून कैसा है? ये बड़ा ही गंदा कानून है। ये तो कैसा कानून है? काला कानून है। ये तुमने कैसा कानून बना दिया? ये तो तुमने काला कानून बना दिया। महात्मा गांधी के साथ साथ में इसको काला कानून कौन कह रहे हैं? ये मोहम्मद इकबाल जो है, उस मोहम्मद इकबाल ने कह दिया ये कानून कैसा कानून है? ये कानून तो काला कानून है। ठीक है, अब विरोध करो। अब एक दिन तय हुआ है, और कौन सा तय दिन हुआ है? 6 अप्रैल 1919। और सब लोगों ने निर्णय किया है कि 6 अप्रैल 1919 के दिन, 6 अप्रैल 1919 के दिन, 19 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में और पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया। हड़ताल का निर्णय लिया गया। पूरे भारत के अंदर एक साथ हम लोग क्या करेंगे? इस 6 अप्रैल वाले दिन हड़ताल करेंगे। पूरे भारत के अंदर हड़ताल करेंगे। अब मेरी बात को सुनो, छोटी मोटी अलग अलग जगह पर तो ऐसी कई सारे हड़तालें हो रही थी, लेकिन पहली बार पूरे भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो हड़ताल हो रही है, वो देश की पहली हड़ताल कौन सी है? वो देश की पहली हड़ताल यही 6 अप्रैल वाली हड़ताल है। ये कौन सी हड़ताल है? ये संपूर्ण भारत की, संपूर्ण भारतीय स्तर की, भारतीय स्तर की पहली हड़ताल थी। पहली हड़ताल थी देश में, पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ सब जगह पर जो हड़ताल हुई है, वो संपूर्ण देश की पहली हड़ताल यही थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या करेंगे? सत्याग्रह चलाएंगे। सत्याग्रह मतलब कोई हिंसक आंदोलन नहीं। वही मैंने अफ्रीका के अंदर जो सत्याग्रह चलाया था 1906 के अंदर, वही सत्याग्रह हम यहां पर भी चलाने जा रहे हैं। और रॉलेट एक्ट के विरोध, रॉलेट एक्ट के विरोध महात्मा गांधी भी अब एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। और महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या करना चाहते हैं? महात्मा गांधी चाहते हैं कि सत्याग्रह करो, और सत्याग्रह से क्या होगा? हम लोगों को पूरा का पूरा ये रॉलेट एक्ट का विरोध का बल भी मिलेगा और अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालने का मौका मिलेगा, और हम इसको खत्म कर सकते हैं। कौन कौन मेरे साथ में है इस सत्याग्रह के अंदर? अब सत्याग्रह के अंदर कौन कौन साथ में है, कैसे पता करें? तो महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर अभियान चलवाया। इस हस्ताक्षर महात्मा गांधी ने क्या किया? तो गांधी जी ने चलाया है हस्ताक्षर अभियान। किसके लिए? हस्ताक्षर अभियान चलाकर समर्थन मांगा। जो जो हमारे साथ में है वो इस पे क्या कर दो? हस्ताक्षर कर दो। अब प्यारो, एनी बिसेंट जो 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन चला चुकी थी, वो गांधी जी के बारे में थोड़ा और उल्टा सीधा बोल गई, अनाप शनाप बोल गई। और गांधी जी को क्या बोला? ये तो राजनीति के अंदर आया हुआ एक बच्चा है। अब हम लोग राहुल गांधी जी के बारे में क्या सुनते हैं? लोग क्या बोल देते हैं उनको बेचारों को, इतने अच्छे लीडर को? पप्पू। ऐसी कुछ शब्द बोल गई है एनी बिसेंट। और गांधी जी का एनी बिसेंट ने मजाक उड़ाया। और गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए एनी बिसेंट कहती है ये तो एक राजनीतिक बच्चा है। और इस वजह से, इस कारण से एनी बिसेंट क्या करती है? ये एनी बिसेंट गांधी जी का मजाक उड़ाती है। और एनी बेसेंट ने गांधी जी का मजाक
उड़ाते हुए उन्हें क्या कह रही, उन्हें कह रही है ये तो क्या है, ये तो राजनीतिक बच्चा है, अभी छोटा छोटा बच्चा है, जोश है, समझता नहीं है कि ये अंग्रेज सत्याग्रह से मानने वाले नहीं है, इनको तो ईंट का जवाब क्या करो, पत्थर से दो। ओहो हो, सत्याग्रह स्टार्ट हो चुका है, हिंसक घटनाएं घटने लग गई है जगह जगह पर। और महात्मा गांधी पंजाब जा रहे हैं तो महात्मा गांधी के पंजाब व दिल्ली के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूरे भारत के अंदर क्या हो गई, हिंसक घटनाएं घटनी प्रारंभ हो गई। और उन्हीं हिंसक घटनाओं के कारण हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी के पंजाब व दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी, गांधी जी दिल्ली होते हुए पंजाब जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों जा रहे हैं, आवश्यकता क्या है? तो गांधी जी को आर्य समाज के एक संत है, एक महाराज है, स्वामी सदानंद जी, और स्वामी सदानंद जी बुला रहे कि गांधी जी दिल्ली आओ, दिल्ली की स्थिति को संभालो। तो गांधी जी को दिल्ली बुला कौन रहे हैं? तो गांधी जी को आर्य समाज के हैं स्वामी श्रद्धानंद। याद रखना इन स्वामी श्रद्धानंद को, क्योंकि असहयोग आंदोलन के अंदर यही स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर जाकर भाषण देने का काम करेंगे। तो गांधी जी को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने दिल्ली बुलाया, आओ आप दिल्ली, देखते हैं कौन रोकते हैं। और इधर महात्मा गांधी जैसे ही दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे, और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से पहले महात्मा गांधी को क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कहां पर, पलवल के अंदर। दिल्ली प्रवेश से पहले पलवल हरियाणा, पलवल कहां है, हरियाणा में, पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जेल में डाला क्या गांधी जी को? नहीं, जेल के अंदर नहीं डाला है। गांधी जी को यहां से उठाकर कहां छोड़ दिया, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर छोड़ दिया। और गांधी जी को यहां से गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके यहां से उठाया, और यहां से उठाकर क्या कर दिया, यहां से उठाकर बंबई ले जाकर छोड़ दिया, बंबई ले जाकर छोड़ दिया। वाह, अब घूमते रहो बंबई के अंदर, आराम से समुंदर देख लो, आराम समुंदर देख लो।